एक समय की बात है, एक गांव में रहते थे सेठ बनारसी दास। सेठ बनारसी दास एक बहुत ही अंधविश्वासी किस्म के आदमी थे। हर छोटी छोटी बात को शकुन और अपशकुन के तराजू पर तोलने लगते। किसी भी काम को करने से पहले शुभ और अशुभ मुहूर्त की जांच पड़ताल जरूर करते। अंधविश्वासी होने के साथ साथ सेठ जी अव्वल दर्जे के कंजूस भी थे। उनकी कंजूसी के किस्से पूरे गांव में मशहूर थे। सेठ जी की पत्नी का स्वभाव कुछ अलग था। वो कंजूसी के बंधनों से परे थी और सेठ बनारसी दास को भी इस आदत को छोड़ने की सलाह देती रहती, परंतु ना तो सेठ जी की कंजूसी कुछ कम हुई और ना ही उनका अंधविश्वास। कुछ दिनों बाद सेठ जी के पिताजी का श्राद्ध का दिन आने वाला था। सो सेठ जी ने सोचा कि पिता का श्राद्ध तो करना ही है, परंतु कोई ऐसी युक्ति हो जाए कि जिस भी ब्राह्मण को श्राद्ध पर बुलाया जाए उसे दक्षिणा ना देनी पड़े तो बात बन जाए। ये सोचकर सेठ जी ने उन्हीं के घर के नजदीक रहने वाले एक ब्राह्मण देवदत्त को अपने पिता के श्राद्ध पर बुलाने का निर्णय लिया। एक दिन पहले ही सेठ जी पंडित देवदत्त के घर पहुंच गए और बोले, ब्राह्मण देवता, आप कल सुबह ही हमारे घर जरूर पधारें। हमारे स्वर्गीय पिताजी का श्राद्ध है तो सारे विधि विधान आप ही करेंगे। पंडित जी राजी हो गए, परंतु मन ही मन पंडित जी जानते थे कि सेठ बनारसी दास एक नंबर के महाकंजूस आदमी है। इनके घर जाने का मतलब है कि खाली हाथ ही वापस लौटना पड़ेगा, परंतु अब यजमान के सामने तो कुछ कह नहीं सकते। सो पंडित जी ने बड़े ही सम्मान के साथ सेठ जी का निमंत्रण स्वीकार कर लिया। अगले दिन समय पर पंडित जी बनारसी दास के घर पहुंच गए। पंडित जी ने अपनी पोथी खोली और पूरे विधि विधान के साथ श्राद्ध की सारी प्रक्रिया पूरी कर दी। इसके बाद सेठानी ने पंडित जी को खाना परोसा। हालांकि सेठ जी नहीं चाहते थे कि पंडित जी को 2 पूरियों से ज्यादा परोसा जाए, परंतु सेठानी का हृदय तो ब्राह्मण की सेवा में लग गया। खूब पेट भर उन्हें पूरी और हलवा खिलाया गया और खीर भी परोसी गई। ये देख देख कर सेठ जी मन ही मन जलते रहे, परंतु सेठानी ने उनकी परवाह ना की। पेट पूजा करने के बाद बारी आई दक्षिणा की। अब मामला सेठानी के हाथ से निकलकर सेठ जी के हाथ में चला गया। सेठ जी ने सोचा, ब्राह्मण देवता पहले ही काफी माल उड़ा चुके हैं तो दक्षिणा क्या देनी। फिर मात्र 1 आना निकालकर पंडित जी के हाथ में थमा दिया। सिर्फ 1 आना देखकर पंडित जी का तो जी जल उठा। खैर, उन्हें सेठ के कंजूस स्वभाव का तो पहले से ही पता था, परंतु इतनी कंजूसी की भी हद है। मन की बात मन में ही रखते हुए पंडित जी ने 1 आना रखा और सेठानी को आशीर्वाद देते हुए वापस चल दी। सेठ जी भी पंडित जी को बाहर आंगन तक छोड़ने के लिए चले आए। वो दोनों आंगन में पहुंचे तो पंडित जी की नजर सेठ जी के आंगन में लगे पेड़ पर पड़ी। पेड़ को देखते ही पंडित जी ने कहा, अरे सेठ जी, ये कैसा अपशुकनी पेड़ आपने अपने आंगन में लगा रखा है। इस प्रजाति का पेड़ तो बहुत ही अशुभ और मनहूस होता है। सेठ जी एकदम से चौंक पड़े और बोले, क्या कहते हो पंडित जी महाराज, ये पेड़ तो सालों से मेरे आंगन में खड़ा है। जरूर खड़ा होगा, परंतु है तो अशुभ पेड़। इसी ने आपको नगर का सबसे अमीर सेठ बनने से रोक रखा है। सेठ जी थे तो एक नंबर के अंधविश्वासी। उन्होंने कहा, तो महाराज क्या किया जाए? करना क्या है, तुरंत के तुरंत इस पेड़ को कटवा दीजिए, वरना घोर अनर्थ हो सकता है। इतना कहकर पंडित जी वहां से चलते बने। पंडित जी की बात सुनते ही सेठ जी ने आव देखा ना ताव और तुरंत एक मजदूर को बुलवाकर पेड़ काटने का हुक्म दे दिया। अगली सुबह पंडित जी सेठ जी के घर के आगे से गुजरे तो देखा पेड़ अब सेठ जी के आंगन में नहीं था, बल्कि एक विशाल पेड़ की टहनियां और लकड़ियां पूरे आंगन में इधर उधर बिखरी पड़ी थी और सेठ जी खुद वो लकड़ियां और टहनियां इकट्ठी कर रहे थे। उन्हें देखते ही पंडित जी आए और बोले, अरे सेठ जी, आपने इतने सुंदर महल जैसे घर के आगे ये लकड़ियों का ढेर क्यों लगा रखा है? आप चाहें तो ये सारी लकड़ियां मेरे घर के आंगन में रखवा दीजिए।
सेठ ने तुरंत वो सारी लकड़ियां पंडित जी के घर के आंगन में रखवा दी। अब सेठ जी खुश थे कि एक अशुभ पेड़ से उन्हें छुटकारा मिल गया। इधर 2 दिन बाद पंडित जी ने वो सारी लकड़ियां एक लकड़ी के व्यापारी को बेच दी और बदले में अच्छे खासे पैसे कमा लिए। असल में ये सब पंडित जी की सोची समझी योजना थी, क्योंकि सेठ ने उन्हें दक्षिणा के नाम पर महाकंजूसी दिखाते हुए सिर्फ 1 आना ही दिया था। सो पंडित जी ने सेठ जी को सबक सिखाने के लिए ये तरीका अपनाया था। कुछ दिनों बाद जब सेठ जी को ये महसूस हुआ कि असल में पंडित जी ने ये सब जानबूझकर किया था, तो उन्हें अपनी गलती पर बहुत ही पछतावा हुआ। उन्हें समझ में आ गया कि अंधविश्वास और कंजूसी की वजह से वो पूरे गांव में हंसी के पात्र बन गए। अब उन्होंने अपना स्वभाव बदलने का निर्णय कर लिया और उनकी पत्नी भी उनके इस निर्णय से बहुत ही खुश थी। नुकुलपुर गांव में रहने वाले सेठ धनपत का चावलों का बहुत बड़ा व्यापार था। उसका व्यापार आसपास के कई राज्यों में फैला हुआ था। वो किसानों से धान खरीदता और फिर मजदूरों से धान को कुटवा कर उसमें से चावल निकाल कर बेचता। सेठ धनपत का व्यापार बहुत ही बड़े पैमाने पर फैला हुआ था। धनवान होने पर भी सेठ बहुत ही कंजूस किस्म का था। अपने यहाँ काम करने वाले नौकरों के प्रति सेठ का व्यवहार कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं था। उन्हें लगता था कि ये सब नौकर कामचोर हैं और अगर इन पर कड़ी नज़र ना रखी जाए तो ये ठीक से काम नहीं करेंगे। सेठ जी का एक गोदाम था जहाँ चावलों से भरी हुई बोरियां रखी जाती थी। इसी गोदाम में धान कूटकर चावल निकाला जाता था। सेठ का व्यापार इतने बड़े पैमाने पर था कि गोदाम में दिन रात धान कूटने का काम किया जाता। कुछ नौकर दिन में धान कूटते तो कुछ रात में। सेठ को अपने नौकरों का आपस में बात करना, हंसना बोलना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। उन्हें लगता था कि इन सब बातों से उनका ध्यान काम से हट जाएगा और वो कम धान कूटेंगे। वैसे तो सेठ जी अक्सर व्यापार के सिलसिले में दूसरे राज्यों की यात्रा करते रहते थे, पर जब उन्हें लगता कि किसी नौकर ने काम कम किया है तो वो तुरंत उसकी तनख्वाह में से पैसे काट देते। इस तरह सभी नौकर सेठ के इस बर्ताव से बहुत दुखी रहते थे। एक बार सेठ के पास एक नया नौकर नौकरी पर रखा गया। उसका नाम था मनसुख। मनसुख को रात के समय धान कूटने का काम मिला। मनसुख नया नया आया था, इसीलिए उसे सेठ के खड़ूस स्वभाव के बारे में ज़्यादा नहीं मालूम था। वो रात के समय गोदाम में पहुंचा और अपने काम पर लग गया। उसके साथ कुछ नौकर और भी थे। आधी रात के बाद मनसुख को थकावट महसूस हुई तो वो कुछ पल सुस्ताने लगा। तभी दूसरा एक नौकर बोला, भाई तुमने काम करना बंद क्यों किया? तुम्हें पता नहीं इस बात पर सेठ जी नाराज हो जाएंगे और नाराज होकर तुम्हारी तनख्वाह काट लेंगे। मनसुख बोला, भाई हम सब इंसान ही तो हैं, कोई जानवर तो नहीं है। कुछ पल आराम कर लेंगे तो क्या हर्ज है, बल्कि मेरी मानो तो हम सबको एक एक करके कुछ देर के लिए आराम करना चाहिए। इससे काम भी होता रहेगा और हमारी थकावट भी मिट जाएगी। और वैसे भी रात में कौन हमारी पहरेदारी कर रहा है, सेठ जी तो आराम से सो रहे होंगे। बाकी नौकरों को मनसुख की बात ठीक लगी। कुछ देर आराम करने में कोई नुकसान नहीं है। वो एक एक करके थोड़ी थोड़ी देर आराम करने लगे। इसी तरह कुछ दिन बीत गए। सेठ को इस बात के बारे में कुछ पता नहीं चला। एक दिन सेठ अपने व्यापार के काम से किसी दूसरे नगर में गया। वहाँ के बाजार में तरह तरह के पक्षी बिक रहे थे। वहाँ एक बोलता हुआ तोता भी था। उस तोते की विशेषता ये थी कि उससे जो भी पूछा जाए उसका उत्तर बिल्कुल मनुष्य की भांति देता। इसके अलावा किसी के घर में घटने वाली सारी घटनाएं भी वो पूछने पर बता देता था। सेठ ने वो तोता खरीद लिया। उस तोते को सेठ ने अपने गोदाम में रखा और नौकरों से कहा कि इसका खूब ध्यान रखा जाए। काम करने वाले नौकर इस बात से अनजान थे कि वो तोता बोलने और समझने वाला है। 2-3 दिन बाद सेठ उस तोते को गोदाम से लेकर घर आया।
उसने अकेले में तोते से पूछा कि मेरी अनुपस्थिति में मेरे गोदाम में क्या क्या हुआ। तोते ने अपने स्वामी को सारा हाल सुना दिया कि नौकर एक एक करके रात में थोड़ी थोड़ी देर आराम करते रहते हैं। सेठ ने अगले ही दिन मनसुख और बाकी नौकरों को खूब डांटा कि मेरी पीठ पीछे तुम क्या क्या हरकतें करते हो, क्या क्या गुल खिलाते हो, तनख्वाह तो पूरी लेते हो परंतु काम करने में कामचोरी करते हो। नौकरों ने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया, वो बिल्कुल चुप ही रह गए। इसके बाद वो लोग सोचने लगे कि आराम करने वाली बात आखिर सेठ को किसने बताई। वे लोग आपस में ही एक दूसरे से पूछने लगे कि आखिर हम में से किसी ने सेठ को बताया होगा, परंतु वे सब कस्में खाकर कहने लगे कि उनमें से किसी ने भी मालिक को कुछ नहीं बताया। तभी मनसुख को उस तोते का ख्याल आया। वो समझ गया कि हो ना हो ये तोते की ही करामात है। सेठ ने फिर से वो तोता गोदाम में रखवा दिया। सभी नौकर पूरी रात भर जागकर काम करने में लगे रहे। मनसुख ने सोचा कि किसी तरह इस तोते को सेठ जी के सामने झूठा साबित कर दिया जाए तो सेठ का हमारे प्रति जो अविश्वास और संदेह है वो दूर हो सकता है। मनसुख ने एक योजना बनाई। उसने अपने साथियों से कहा कि आज रात हम में से एक पूरी रात तोते के पिंजरे के नीचे चक्की पीसेगा, दूसरा आदमी तोते पर इस तरह से पानी डालेगा जैसे वर्षा हो रही हो, और तीसरा आदमी पिंजरे के पीछे की ओर दिया जलाकर खुद एक शीशा लेकर तोते के सामने खड़ा हो जाएगा और शीशे पर पड़ने वाली दिए की रोशनी को तोते की आंखों पर रह रह कर डालता रहेगा। उस रात नौकरों ने सारी रात तोते के साथ वही किया। सुबह होने से पहले उन्होंने पिंजरा ढक दिया। दूसरे दिन जब सेठ ने तोते को एकांत में ले जाकर पूछा कि कल रात को क्या क्या हुआ था, तो तोते ने कहा, स्वामी कल रात को मुझे बड़ा ही कष्ट उठाना पड़ा। रात भर बादल गरजते रहे, बिजली चमकती रही और बारिश भी होती रही। अब क्योंकि असल में तो रात को बारिश का कोई नामो निशान ना था, तो सेठ ने सोचा कि ये तोता बगैर सिर पैर की बातें करता है। मेरे नौकरों के बारे में भी इसने जो कुछ कहा वो बिल्कुल बकवास ही थी। उसे उस तोते पर अत्यंत क्रोध आया। उसने तोते को पिंजरे से निकालकर बाहर फेंक दिया। तोता तुरंत आकाश में उड़ गया। अब सेठ को पछतावा हुआ कि वो बेवजह ही इस तोते की बातों में आ गया। अब सभी नौकर खुश थे कि मनसुख की बुद्धिमानी से उन्हें इस तोते से छुटकारा मिल गया। वो सब पहले की तरह ही अपना काम करने लगे। संतोष नगर गांव का रहने वाला सेठ चंपकलाल एक बहुत ही रईस आदमी था। उसने अपने लिए अपार दौलत जमा कर रखी थी। उसकी पत्नी उसे लाख समझाती थी कि इतनी कंजूसी करना अच्छी बात नहीं है, परंतु वह मानता ही नहीं था। सेठ चंपकलाल इतना कंजूस था कि कपड़े फट जाने पर भी वह उन पर पैबंद लगवाकर पहनता रहता। यही हाल उसके जूतों का भी था। उसने पिछले कई सालों से अपने लिए जूते नहीं खरीदे थे। इन जूतों में जगह जगह छेद होकर पैबंद लग चुके थे। उसके घर में यूं तो खूब नौकर चाकर थे, परंतु वे भी उसकी कंजूसी से परेशान होकर जल्दी ही भाग जाते थे। एक दिन सेठ चंपकलाल अपनी गांव की एक गली से गुजर रहा था। वहां गली में बच्चे खेल रहे थे। चंपकलाल जब उधर से निकला तो उसका एक पैर नाली में चला गया। उसने पैर निकाला तो देखा उसका जूता फट गया था। पंजे के पास से तला अलग होकर उसका पैर दिखाई दे रहा था। बच्चों ने चंपकलाल को उसके घर तक पहुंचने में सहायता की और वह अपने घर पर पहुंच गया। अगले दिन चंपकलाल मोची के पास गया जूते ठीक करवाने के लिए। तो मोची ने बताया, सेठ जी ये जूते बहुत पुराने हो चुके हैं, अतः इन्हें जोड़ने का कोई भी लाभ नहीं होगा। परंतु चंपकलाल ने जिद करके उन्हीं जूतों को फिर से ठीक करवा लिया। एक सप्ताह बाद चंपकलाल फिर उसी गली से गुजरा जहां बच्चे खेल रहे थे। एक बच्चे की निगाह चंपकलाल के जूतों पर पड़ी। वह दूसरे बच्चे के कान में फुसफुसाया, जरा इसके जूते तो देखो।
सभी बच्चे हंसकर चंपकलाल के जूते देखने लगे। चंपकलाल चिढ़ गया और जल्दी जल्दी कदम बढ़ाने लगा। बच्चों को इसमें बहुत ही आनंद आया। एक छोटी सी नटखट लड़की चिल्लाकर बोली, वाह क्या चितकबरे जूते हैं। सारे बच्चे एक स्वर में बोले, क्या चितकबरे जूते हैं। चंपकलाल सुनकर चिढ़ने लगा और आगे बढ़ गया। इसके बाद चंपकलाल जब भी उधर से गुजरता बच्चे चिल्लाकर कहते, चितकबरे जूते। धीरे धीरे चंपकलाल की चिढ़ बन गई चितकबरे जूते। वह जहाँ कहीं से भी जाता कोई ना कोई आवाज़ जरूर लगाकर कहता, चितकबरे जूते, और चंपकलाल चिढ़ जाता। घर पर उसकी पत्नी ने बहुत समझाया कि अब इन जूतों को फेंक कर नए जूते खरीद लो, परंतु चंपकलाल ने उसकी बात नहीं मानी। लेकिन जब धीरे धीरे पूरे शहर में ये बात फैल गई तो वह अपने जूतों से सचमुच ही परेशान हो गया। उसने निश्चय किया कि वह इन जूतों को किसी भिखारी को दान में दे देगा। अतः वह सुबह उठकर सैर को गया और लौटते समय एक भिखारी को अपने जूते देता आया। भिखारी जूते पाकर बहुत ही खुश था क्योंकि सर्दियों का मौसम था, परंतु सेठ जी के जाने के बाद जब उसने जूतों को देखा तो उन पर बहुत सारे पैबंद देखकर वह हैरानी से देखने लगा। फिर सड़क के एक किनारे बैठकर वह उन जूतों को पहनने का प्रयास करने लगा। उसी समय एक सिपाही वहां पर गुजर रहा था। उसने भिखारी को जूते उलटते पलटते देखा तो शक हुआ कि भिखारी कहीं से जूते चुरा कर लाया है। उसने भिखारी को अपने पास बुलाया। जूतों को देखते ही वो सिपाही पहचान गया कि ये जूते तो चंपकलाल के हैं। वह भिखारी से बोला, तूने चोरी की है इसलिए तुझे कोतवाली चलना पड़ेगा। बेचारा भिखारी बोला, साहब मैं यह जूते चुरा कर नहीं लाया, एक सेठ मुझे अभी देकर गए हैं। परंतु सिपाही बोला, जिस सेठ के ये जूते हैं वह तो महाकंजूस आदमी है। वो सेठ तुझे जूते दे ही नहीं सकता, उसे ये जूते बहुत ही प्रिय हैं। तू झूठ बोलता है। मैं तुझे कोतवाली ले जाकर ही तय करूंगा कि तुझे क्या सजा दी जाए। सिपाही भिखारी को लेकर कोतवाली चला गया और वहां पर चंपकलाल को भी बुलवाया गया। चंपकलाल को जब पता चला कि कोतवाली से उसे बुलावा आया है तो वह भौचक्का रह गया। सोचने लगा कि मेरा वहां पर क्या काम हो सकता है। चंपकलाल जब कोतवाली पहुंचा तो अपने पुराने जूतों को वहां देखकर उसे बड़ी ही हैरानी हुई। उसने देखा कि भिखारी को कारागार में डाला गया था। चंपकलाल ने यह कहने की बहुत ही कोशिश की कि भिखारी ने चोरी नहीं की, परंतु सिपाहियों ने उसकी एक ना सुनी और बिना सुने ही सेठ को उसके चितकबरे जूते वापस दे दिए। चंपकलाल बहुत ही दुखी मन से जूते वापस ले आया और उनसे छुटकारा पाने का कोई और उपाय सोचने लगा। उसकी पत्नी ने कहा, मेरी बात मानो, ये जूते कूड़ेदान में फेंक दो। चंपकलाल को यह विचार जच गया। उसने अपने घर के कूड़े के साथ जूते कूड़ेदान में फेंक दिए। 2 दिन तक जब जूतों की कोई खबर नहीं आई तो चंपकलाल जूतों की तरफ से निश्चिंत हो गया। परंतु तीसरे दिन उसके दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। दरवाजे पर एक सफाई कर्मचारी खड़ा था। वह बोला, सेठ जी मैं आपसे इनाम लेने आया हूँ। सेठ ने खुश होकर कहा, किस बात का इनाम मांग रहे हो, पहले ये तो बताओ। सफाई कर्मचारी ने जूते दिखाते हुए कहा, किसी नौकर या किसी चोर ने आपके चितकबरे जूते कूड़ेदान में फेंक दिए थे। आज मैंने सफाई की तो सोचा आपके चितकबरे जूते आपको वापस दे दूं तो मुझे इनाम मिलेगा, इसीलिए मैं आपके घर चला आया। चंपकलाल की इच्छा हुई कि वह बहुत जोर से चीखे और क्रोध से डांट कर उसे भगा दे, परंतु वह बड़ा सेठ होने के नाते ऐसा ना कर सका। उसने चुपचाप जूते रख लिए और कर्मचारी को वहां से भगा दिया। अब तो चंपकलाल का मन किसी भी काम में नहीं लगता था। वह हरदम उन जूतों से पीछा छुड़ाने का उपाय सोचता रहता। एक दिन उसके मन में विचार आया कि क्यों ना इन जूतों को नदी में फेंक दूं। पानी के बहाव में ये जूते कहीं दूर चले जाएंगे। फिर उसने एक दिन पुल पर खड़े होकर उन जूतों को नदी में फेंक दिया और चुपचाप अपने घर की ओर चल दिया। थोड़ी ही देर बाद कुछ बच्चे उसके पास भागते हुए आए और बोले, सेठ जी आपके चितकबरे जूते
किसी ने नदी में फेंक दिए हैं। हम नदी में नहा रहे थे, तभी हमने इन जूतों को किसी को ऊपर से फेंकते देखा। हमने पानी में तुरंत आपके चितकबरे जूते पहचान लिए। यह लीजिए, अपने जूते संभालिए। अब तो सेठ चंपकलाल क्रोध से पागल हुआ जा रहा था। उसे जूतों से छुटकारा पाने का कोई उपाय सूझ नहीं रहा था। वह सारा दिन घर में ही बिताने लगा। उसका व्यापार में मन ना लगता था। इस कारण से उसका व्यापार मंदा होता जा रहा था। एक दिन सुबह वह नगर की सीमा पर पहुंचा और नगर से बाहर जाने वाले एक यात्री से प्रार्थना की, भाई यह जूते चाहे तो आप ले लो, अन्यथा आप नगर से बाहर जा रहे हो, इन्हें अपने साथ ले जाओ, वहां किसी जरूरतमंद को दे देना। वो अजनबी व्यक्ति सेठ की तरफ हैरानी से देख रहा था कि कोई व्यक्ति अपने जूते शहर से बाहर क्यों भेजना चाहता है। फिर उसने सेठ की परेशानी समझकर जूतों को एक थैले में डाल लिया। सेठ वापस आ गया, परंतु अगले दिन नगर के राजा ने चंपकलाल को बुला भेजा। तब चंपकलाल बहुत ही परेशान हो गया। जब चंपकलाल राजा के पास पहुंचा तो उसे बताया गया कि एक परदेसी उसके चितकबरे जूते चुराकर नगर की सीमा के बाहर ले जा रहा था, अतः उसे गिरफ्तार कर लिया गया। अब तो चंपकलाल रोने और गिड़गिड़ाने लगा। राजा को कुछ समझ में नहीं आया कि जूते मिल जाने पर भी चंपकलाल रो क्यों रहा है। राजा ने पूछा, चंपकलाल तुम इतने धनी सेठ हो और ये तुम्हारे प्रसिद्ध चितकबरे जूते तुम्हें मिल गए, फिर भी तुम रो क्यों रहे हो। चंपकलाल ने रोते रोते राजा को जूतों और कंजूसी की सारी कहानी सुना दी और साथ ही यह भी बता दिया कि लोगों ने उसकी चिढ़ चितकबरे जूते बना दी है। राजा ने कहा, ठीक है, हम इन चितकबरे जूतों को शाही संग्रहालय में रख देते हैं ताकि लोग जब तुम्हारे जूतों को देखें तो तुम्हारी कंजूसी को याद करें। तुम्हें इन चितकबरे जूतों से मुक्ति मिल जाएगी। तुम यहाँ से खुशी से जा सकते हो। चंपकलाल को इतनी राहत तो अवश्य मिल गई कि अब वे चितकबरे जूते उसके पास नहीं थे, परंतु अब वह यह सोचकर परेशान था कि शाही संग्रहालय में जूतों को रखने से लोग उन जूतों को कभी भुला नहीं सकेंगे। परंतु फिर भी वो उन जूतों से छुटकारा पाकर बहुत ही खुश था। एक नगर में शमशाद नाम का एक व्यापारी रहता था। उसका कारोबार दूर दूर तक फैला हुआ था। वह बहुत ही अमीर था, लेकिन वह पहले दर्जे का कंजूस था। एक एक पैसा वह बहुत ही देखभाल कर खर्च करता था। शमशाद इतना कंजूस था कि भोजन में सूखी रोटी एक सब्जी के साथ खाता था। घर में बने सीधे सादे कपड़े ही पहनता। उसके घर में कोई नौकर चाकर नहीं था। सारा काम उसकी पत्नी को स्वयं ही करना पड़ता था। शमशाद के कोई संतान नहीं थी। उसे जहाँ कहीं भी जाना होता वह पैदल जाता। सभी लोग जानते थे कि वह बहुत ही धनी है परंतु कंजूस है। लोगों ने उसका नाम मक्खी चूस रख छोड़ा था। वह जैसे तैसे जो भी कमाता उससे सोने के सिक्के बनवा लेता। शमशाद के घर के पीछे एक बहुत बड़ा बागीचा था। वहां वह रोज सुबह शाम सैर करने के लिए जाता था। उसी बगीचे के एक पेड़ के नीचे उसने एक बड़ा सा घड़ा मिट्टी में दबाकर रखा हुआ था। जो भी दौलत वह इकट्ठी करता सोने के सिक्कों के रूप में उस मटके में डाल देता। शाम हो जाने पर वह घर में केवल एक ही दिया जलाता था। यदि उसे या उसकी पत्नी को घर के किसी दूसरे कोने में काम हो तो वही दिया उठाकर ले जाना पड़ता था। शमशाद अपनी जोड़ी हुई दौलत के बारे में किसी को नहीं बताता था। यहाँ तक कि उसकी पत्नी को भी इस बात का आभास ना था कि उसका पति इतनी दौलत इकट्ठी कर रहा है। वह समझती थी कि उसके पति का कारोबार बहुत ही मंदा है, इस कारण वह रूखा सूखा भोजन खा रहे हैं। शमशाद की पत्नी बेचारी बहुत ही सीधी सादी थी। वह घर से बाहर नहीं निकलती थी। इस कारण वो ये भी नहीं जानती थी कि लोग उसके पति को कंजूस मक्खी चूस के नाम से पुकारते हैं। उसकी बड़ी इच्छा होती कि वह नए नए कपड़े पहने
आभूषण बनवाए, लेकिन पति की आमदनी बहुत ही कम जानकर वह किसी भी चीज की फरमाइश अपने पति से नहीं करती थी। यदि किसी वक्त भोजन में सब्जी या रोटी बच जाती तो शमशाद उसे फेंकने ना देता। वह उसी बचे हुए भोजन से दूसरे वक्त पेट भर लिया करता था। कंजूसी का आलम यह था कि वह घर में जूते या चप्पल नहीं पहनता था। वह कहता था, जूते जितना कम पहनूंगा उतने ज़्यादा समय तक साथ देंगे। घर में जूते चप्पल पहनने की क्या ज़रूरत है, बिना बात घर में पहनेंगे तो वो घिस जाएंगे। बाजार में नाई से बाल कटवाने जाता तो इतने छोटे बाल कटवाता ताकि कम से कम 6 महीने तक उसे नाई के पास ना जाना पड़े। घर के दरवाज़ों और खिड़कियों को तब तक बंद ना करता जब तक बहुत ज़्यादा ज़रूरत ना होती। उसका विचार था कि बार बार दरवाज़ों को खोलने और बंद करने से दरवाज़ों के जोड़ घिस जाएंगे। शमशाद हर रोज पैसा बचाने और कंजूसी करने की नई नई तरकीबें सोचता रहता। वह सुबह शाम अपने बागीचे में टहलने जरूर जाता था। उसकी पत्नी सोचती कि शमशाद अपनी सेहत की खातिर बगीचे में जाता है, परंतु शमशाद का कुछ अलग ही मकसद होता था। वह लगभग हर रोज धन रखने या उसे देखने के लिए जाता था। यदि संभव होता तो उन सिक्कों को गिनकर भी आता था। यदि कभी जल्दी में होता तो जमीन से मिट्टी हटाकर मटके में रखी हुई अशर्फियों को निहारता, फिर बंद करके चला आता। यह सिलसिला काफी समय तक चलता आ रहा था, परंतु एक दिन एक चोर ने बागीचे की दीवार से शमशाद सेठ को पेड़ के नीचे धन छिपाते हुए देख लिया। उसकी निगाह उस धन पर अटक गई और वह रात होने का इंतजार करने लगा। रात होते ही चोर पूरे मटके की सारी अशर्फियां निकालकर 9-2-11 हो गया। सुबह को शमशाद चोरी की वारदात से बेखबर बागीचे में सैर करने के लिए पहुंचा। जब उस पेड़ के पास पहुंचा तो उसका कलेजा धक्क से रह गया। जहां उसका मटका था वहां मिट्टी खुदी हुई थी और खाली मटका जमीन पर दिखाई दे रहा था। शमशाद ने सोचा कि जल्दी से घर जाकर पहले पत्नी को और फिर पुलिस को इस बात की खबर दूं, परंतु पैर थे कि दुख और घबराहट के मारे आगे बढ़ने का नाम ही नहीं ले रहे थे। वह 2-4 कदम ही चला कि बेहोश होकर गिर गया। जब बहुत देर तक घर नहीं पहुंचा तो उसकी पत्नी बागीचे में पहुंची। जैसे तैसे पड़ोसियों की सहायता से शमशाद को घर लाया गया। सदमे के कारण वह बीमार पड़ गया। हर रोज वैद्य उसे देखने आता, परंतु दवा का कोई लाभ नहीं हो पा रहा था। उसने पत्नी को जब चोरी के बारे में बताया तो वह सुनकर हैरान रह गई। उसकी पत्नी भी धन की चोरी की बात सुनकर दुखी रहने लगी। शमशाद की बीमारी का हाल सुनकर उसका परम मित्र घनश्याम उससे मिलने के लिए आया। जब उसने अपने मित्र को अपनी आपबीती सुनाई तो उसका मित्र समझ गया कि शमशाद की बीमारी का कारण धन की चोरी का सदमा है। उसने तुरंत वैद्य का इलाज बंद करवा दिया। घनश्याम ने शमशाद से कहा, तुम जानते थे कि तुमने धन को कहाँ रखा है, यह बताओ कि तुम उस धन को क्यों इकट्ठा कर रहे थे। शमशाद बोला, अपने लिए। अपने लिए? अपने लिए कैसे? तुम अपने लिए तो धन खर्च ही नहीं करते थे। शमशाद बोला, अपने भविष्य के लिए धन जोड़ रहा था ताकि जब मैं बूढ़ा हो जाऊं तो यह धन मेरे काम आए, और यदि इसी बीच मुझे कोई संतान हो जाए तो संतान को मेरी संपत्ति और मेरा खजाना मिल जाए। घनश्याम बोला, जब तुम इस उम्र में धन का उपयोग नहीं कर रहे थे तो बुढ़ापे के लिए उसका मोह कैसा? अच्छा, अब मेरा कहना मानो और भूल जाओ कि तुम्हारा कोई धन चोरी हुआ है। जैसा रूखा सूखा तुम खाते थे वैसा ही खाते रहो, जैसे सादे कपड़े पहनते थे वैसे ही पहनते रहो। शमशाद जल्दी से बात काटते हुए बोला, यह कैसे हो सकता है? मेरा धन तो चला ही गया, मैं कैसे शांत रह सकता हूँ? घनश्याम ने एक बार फिर से अपने मित्र को समझाने का प्रयास किया। मित्र, जिस धन का तुम्हारे लिए कोई उपयोग नहीं था वह बेकार ही था। अब वह धन तुम्हारे पास रहे या किसी और के पास, इससे क्या फर्क पड़ता है? हो सकता है कि चोर उस धन का अपने परिवार के लिए उपयोग करे। अब तुम यही सोचो कि वह धन वहीं मटके में रखा हुआ है
और यदि पहले जैसी ही जिंदगी बसर करना चाहो तो वैसी जिंदगी बसर करो। यदि तुम्हें इस चोरी से कुछ शिक्षा मिली हो तो आगे से जितनी कमाई करो उसे अपने और भाभी के सुख के लिए खर्च करो। कल का क्या भरोसा। पहली बात तो यह है कि तुम्हारे कोई संतान है ही नहीं। यदि हो भी जाए तो तुम उसके लिए धन को जोड़कर स्वयं को दुखी क्यों करते हो। संतान यदि लायक होगी तो खुद ही धन कमा लेगी, और मुफ्त में मिली हुई दौलत से तो संतान बिगड़ जाती है और उस धन को अय्याशी में बर्बाद कर देती है। शमशाद को अपने मित्र की बात समझ में आने लगी। धीरे धीरे वह चुस्त और स्वस्थ हो गया। उसे समझ में आ गया कि जो मजा खर्च करने में है वह जोड़ कर रखने में नहीं है। इसके बाद वह अपनी कमाई से उचित खर्च करके पत्नी के साथ सुख और आराम से दिन गुजारने लगा। किसी गांव में कभी एक विधवा औरत रहती थी जिसका इकलौता बेटा था मिराली। माँ बेटे बहुत ही गरीब थे। वह औरत ऊन साफ करती, लोगों के कपड़े धोती और इसी तरह से अपना और अपने बेटे का पेट पालती थी। मिराली जब बड़ा हो गया तो उसकी माँ ने कहा, बेटे अब मुझमें और काम करने की हिम्मत नहीं रही। तुम्हें जरूर कोई काम तलाश करना चाहिए और इस तरह से अपनी रोजी रोटी कमानी चाहिए। अच्छी बात है माँ, मिराली ने कहा और रोजगार की तलाश में निकल पड़ा। वह जहां तहां भटका मगर कहीं भी उसे कोई काम नहीं मिला। कुछ अरसे के बाद वह एक सेठ के घर पहुंचा। मिराली ने सेठ से पूछा, सेठ जी क्या आपको नौकर की जरूरत है? सेठ ने जवाब दिया, हाँ जरूरत तो है। और सेठ ने उसी समय मिराली को नौकर रख लिया। एक दिन गुजर गया मगर सेठ ने अपने नए नौकर से कुछ भी करने को नहीं कहा। दूसरा दिन भी गुजर गया मगर सेठ ने उसे किसी तरह का कोई भी हुक्म नहीं दिया। तीसरा दिन भी गुजर गया मगर सेठ ने उसकी तरफ बिल्कुल भी कोई ध्यान न दिया। मिराली को ये सब बहुत ही अजीब लगा। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि सेठ ने उसे किस लिए नौकर रखा है। इसलिए उसने सेठ से जाकर पूछा, मालिक आप मुझे कोई काम करने को देंगे ना? हाँ हाँ, सेठ ने जवाब दिया, कल तुम्हें मेरे साथ चलना है। अगले दिन सेठ ने मिराली को एक मरे हुए बैल की खाल उतारने के लिए कहा और इसके बाद 4 बड़े बड़े बोरे लाने और सफर के लिए 2 ऊंट तैयार करने का हुक्म दिया। एक ऊंट पर बैल की खाल और बोरे लाद दिए गए, दूसरे पर सेठ खुद सवार हो गया और वे लोग चल पड़े। जब वे दूर दराज के एक पहाड़ के पास पहुंचे तो सेठ ने ऊंट रोके और मिराली को बोरे और बैल की खाल उतारने का आदेश दिया। मिराली ने ऐसा ही किया। तब सेठ ने कहा कि मिराली बैल की खाल को उलटकर उस पर लेट जाए। मिराली की समझ में न आया कि ये क्या किस्सा है, मगर उसने मालिक का हुक्म टालने की जुर्रत नहीं की और वैसा ही किया। जैसे ही वह बैल की खाल पर लेट गया, सेठ ने मिराली को खाल में लपेटकर एक बंडल सा बनाया और उसे अच्छी तरह कस दिया। फिर एक चट्टान के पीछे जाकर छिप गया। कुछ देर बाद 2 बड़े बड़े पक्षी वहां आए। उन्होंने उस खाल को अपनी चोंचों से पकड़ लिया क्योंकि उस खाल में से ताजा मांस की गंध आ रही थी और वो उस बंडल को उड़ाकर एक पहाड़ की चोटी पर ले गए। चोटी पर पहुंचकर पक्षी उस खाल को चोंचों और पंजों से नोचने लगे और उसे इधर उधर खींचने लगे। खाल फट गई और उसमें से मिराली लुढ़क कर बाहर आ गया। पक्षियों ने उसे देखा तो वह डर कर उड़ गए और खाल को भी अपने साथ ले गए। मिराली उठकर खड़ा हुआ और अपने इर्द गिर्द देखने लगा। उसका सेठ जो कि पहाड़ के नीचे खड़ा था वो उसे देखकर चिल्लाया, वहां पर बुत बने क्यों खड़े हो? तुम्हारे पैरों के आसपास जो रंगीन पत्थर पड़े हुए हैं उन्हें मेरे पास नीचे फेंक दो। मिराली ने अपने आसपास नजर डाली तो वहां पर सचमुच ही बहुत से हीरे इधर उधर बिखरे पड़े हुए थे। उनमें लाल, नीलम, पन्ने और कई तरह के खूबसूरत हीरे धूप में खूब चमक रहे थे। मिराली हीरे उठा उठाकर नीचे अपने सेठ के पास फेंकने लगा।
सेठ उन हीरों को उठाकर जल्दी जल्दी अपने बोरों में भरता गया। मिराली बहुत देर तक काम करता रहा। अचानक उसके दिमाग में एक ख्याल आया तो उसका खून सूख गया। उसने कहा, मालिक, मैं यहाँ से नीचे कैसे उतरूंगा? उसने पुकार कर अपने सेठ से पूछा। कुछ और हीरे नीचे फेंक दो, सेठ ने जवाब दिया। मैं बाद में तुम्हें नीचे उतरने का तरीका बताऊंगा। मिराली ने उस पर विश्वास किया और हीरे नीचे फेंकता रहा। जब बोरे ऊपर तक भर गए तो सेठ ने उन्हें ऊंटों पर लाद दिया। ऐ बेटे, उसने हंसते हुए मिराली को पुकार कर कहा, अब तो तुम समझ ही गए हो ना कि मैं अपने नौकरों से क्या काम लेता हूँ। देखो तो वहाँ पहाड़ पर तुम्हारे जैसे कितने और हैं। इतना कहकर सेठ अपने ऊंटों को हाँक कर ले गया। मिराली पहाड़ पर खड़ा रहा। वह नीचे उतरने के रास्ते की तलाश करने लगा, मगर वहाँ तो सिर्फ खड्ड और खाइयाँ ही थी और हर जगह पर इंसानी हड्डियाँ बिखरी पड़ी थीं। ये उन्हीं लोगों की हड्डियाँ थी जो मिराली की ही तरह ही सेठ के नौकर रहे थे। मिराली कांप उठा। अचानक उसे अपने ऊपर पंखों की जोरदार फड़फड़ाहट सुनाई दी और इससे पहले कि वह मुड़ सके, एक बड़ा सा उकाब पक्षी उस पर झपटा। वह मिराली के टुकड़े टुकड़े करने ही वाला था, मगर मिराली ने अपने होश हवास कायम रखे और अपने दोनों हाथों से उकाब पक्षी के पंजे जकड़ लिए और उन्हें कसकर पकड़े रहा। उकाब जोर से चीखा, उड़ा और मिराली को नीचे झटक देने के लिए चक्कर काटने लगा। आखिरकार वह थक कर जमीन पर आ गिरा और उसके साथ मिराली भी सुरक्षित जमीन पर आ गया। तब मिराली ने उसके पैर छोड़ दिए और पक्षी हवा में उड़ गया। इस तरह मिराली मौत के भयानक मुंह से सही सलामत निकल आया। वह बाजार में जाकर फिर से काम की तलाश करने लगा। अचानक उसे वही सेठ फिर से दिखाई दिया। वह सेठ फिर से एक बार मिराली की तरफ आ रहा था। मिराली ने पूछा, सेठ, क्या आपको नौकर की जरूरत है? सेठ के दिमाग में तो भूलकर भी यह बात नहीं आई थी कि उसका कोई नौकर जिंदा लौट कर भी आ सकता है। ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ था। इसीलिए उसने मिराली को कोई दूसरा ही समझा और अपने साथ घर ले गया। कुछ समय बाद सेठ ने मिराली को एक मरे हुए बैल की खाल उतारकर और उसके बाद 2 ऊंट तैयार करने और 4 बोरे लाने का हुक्म दिया। वे लोग उसी पहाड़ की तरफ रवाना हो गए। वहां पर पहुंचकर सेठ ने पहले की ही तरह मिराली को खाल पर लेटने और उसे अपने इर्द गिर्द लपेटने के लिए कहा। मिराली ने कहा, मुझे करके दिखाइए, मैं ठीक से समझा नहीं। इसमें समझने की क्या बात है, देखो ऐसा करना चाहिए, सेठ ने जवाब दिया और फैलाई हुई खाल पर लेट गया। तब मिराली ने तुरंत सेठ को लपेटकर खाल का एक बंडल बना दिया, उसे कसकर बांधा और एक और छिपकर खड़ा हो गया। अरे मेरे बेटे, सेठ चिल्लाया, यह तुमने मेरे साथ क्या किया? मगर इसी समय वही 2 बड़े बड़े पक्षी उड़ते हुए आए और बैल की खाल को उड़ाकर पहाड़ की चोटी पर ले गए। वहां पहुंचकर वे खाल को चोंचों और पंजों से फाड़ने लगे, मगर बीच में सेठ को लिपटा हुआ देखकर वे डर गए और उड़ गए। सेठ लड़खड़ाता हुआ उठ खड़ा हो गया। सेठ, वक्त बर्बाद मत करना, हीरे नीचे फेंको जैसा मैंने किया था, मिराली ने नीचे से पुकार कर कहा। अब सेठ उसे पहचान गया और डर और गुस्से से थर थर कांपने लगा। तुम पहाड़ से नीचे कैसे उतरे? सेठ ने मिराली से पूछा। जल्दी से मुझे जवाब दो, कुछ हीरे नीचे फेंक दो, जब मेरे पास काफी हीरे हो जाएंगे तो मैं तुम्हें बता दूंगा कि पहाड़ से नीचे कैसे उतरा जा सकता है, मिराली ने जवाब दिया। सेठ हीरे नीचे फेंकने लगा और मिराली उन्हें जल्दी जल्दी उठाने लगा। जब बोरे भर गए तो मिराली ने उन्हें ऊंटों पर लाद दिया। सेठ, अब जरा अपने इर्द गिर्द नजर डालो, मिराली ने पुकार कर कहा। जिन आदमियों को तुमने मौत के मुंह में धकेला था, उनकी हड्डियां सभी जगह बिखरी पड़ी हैं। तुम उनसे नीचे उतरने का रास्ता क्यों नहीं पूछते? जहां तक मेरा सवाल है, मैं तो अपने घर चला। इतना कहकर मिराली ने ऊंटों का मुंह मोड़ा और अपनी मां के घर की ओर चल दिया। सेठ पहाड़ की चोटी पर
इधर उधर दौड़ता हुआ धमकियां देता रहा और चीखता चिल्लाता रहा, मगर ये सब कुछ बेकार था। वहां उसको सुनने वाला कोई नहीं था। सेठ को अपने किए हुए कुकर्मों की सजा मिल गई और वह भी वहीं पर तड़प तड़प कर मर गया। जबकि मिराली अब बहुत ही धनवान होकर अपने घर लौट आया था। वह अपनी माँ के साथ एक खुशनुमा जिंदगी बिताने लगा।